भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। डॉक्टर इंजीनियर बनाना स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है, ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है। ये गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये तो नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर। मुसीबत नहीं, सिर्फ वोट की खातिर ये खूनी सियासत ना करी जाए। नमस्कार, टाइम्स टाइम नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या 2024 से पहले देश के सभी मदरसों पर ताला लगने वाला है? क्या नए भारत में सभी मदरसे बंद हो जाने चाहिए? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान ऐसा ही बयान दिया है। हिमंता ने कहा कि उनका इरादा है कि सभी मदरसे बंद हो जाने चाहिए। देश को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की जरूरत है, जिसके लिए स्कूल और यूनिवर्सिटीज हो। सुनिए सबसे पहले क्या कुछ कहा हिमंता। मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूँ, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है, ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है। आपने हिमंता बिस्वा शर्मा को सुना। उन्होंने अपनी रैली में कांग्रेस पार्टी पर भी करारा हमला बोला। हिमंता ने कांग्रेस पार्टी की तुलना मुगल से कर दी। हिमंता ने कहा कि कांग्रेस आज न्यू मुगल बन गई है। सुनिए। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनका आपत्ति होता है। आप क्या मुगल का बच्चा है क्या? क्यों आप बार बार आप बाबरी मस्जिद के लिए बोलते हैं? आप क्यों राम मंदिर के लिए नहीं बोलता है? मतलब ये जो कांग्रेस है, यही नया मुगल को रिप्रेजेंट करता है। वैसे बार बार कांग्रेस के बड़े नेताओं के, शीर्ष नेताओं के मुगल प्रेम या एंटी हिंदू स्टेटमेंट वो बार बार सामने आए हैं। हिमंता ने जैसे ही सारे मदरसों को बंद करने की बात कही तो खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाले राजनीतिक दल भड़क गए। समाजवादी पार्टी हिमंता के बयान को नफरत फैलाने और खून की सियासत करने वाला बता रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने हिमंता के बयान का समर्थन किया है। सुनिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे देश में से इतनी बड़ी आबादी न खत्म की जा सकती, न कहीं और भेजी जा सकती, न उन्हें समंदर में डाला जा सकता। आखिर हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या देके जाएंगे? प्यार मोहब्बत से अगर रह लोगे तो कोई मुसीबत नहीं, सिर्फ वोट की खातिर ये खूनी सियासत ना। ये गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये तो नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर। क्यों हर शहरी को, हर हिंदुस्तान के रहने वालों को अपनी अपनी तालीम हासिल करने का हक हासिल है। इज राइटली सेड, उन्होंने ठीक बात किया क्योंकि वो खुद किया है उधर। अभी मदरसा क्या पढ़ाते हैं हमको किसी को पता नहीं है। मैं भी पूछ रही हूँ मदरसा में आप क्या पढ़ाते हैं, एंड मदरसा को गवर्नमेंट मनी क्यों जाना है? सरकार का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा क्यों जाना है? मदरसा आप अलग से पढ़ाना चाहते तो आप चैरिटी करना है, वो सरकार का पैसे से नहीं चलना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से इसे नफरत फैलाने वाली बात भी कही जा रही है। समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी की पार्टी, मदरसों पर एक्शन को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर रही है। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर भी तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया था और फैसले को मुसलमान विरोधी तक कह दिया था। लेकिन हिमंता तो मुसलमान बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी और मोदी सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अब अगर मुस्लिम बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले या अच्छे स्कूलों में शिक्षा देने की बात हो रही है तो फिर इसमें धर्म वाला अड़ंगा क्यों है? यह बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा हम आज के डिबेट में करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है।
पहला बड़ा सवाल होगा कि मदरसे बंद करने का क्या प्लान है, और यह आधुनिकता या फिर एजेंडा। सवाल यह भी कि क्या न्यू इंडिया में मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्या, और सवाल यह भी कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने का प्लान पर आखिरकार भाईजान भड़कते क्यों हैं जो लोग इनका विरोध करते हैं। सवाल यह भी कि क्या मदरसों पर चोट इसलिए क्योंकि 2024 में इससे वोट मिलेगा, और यह सब कुछ उसी लिए बयान दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि 24 की जो सियासी लड़ाई है वो क्या मुगल पर आ गई है और इसी के जरिए बिसात बिछाई जाएगी। चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शुभरास्ता हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर विनोद बंसल जी हैं, वीएचपी के नेता और प्रवक्ता। मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आसिम वकार साहब हैं हमारे साथ, एमआईएम के प्रवक्ता। लोकेश जिंदल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। असगर खान है हमारे साथ, वकील भी हैं और इस्लामिक मामलों के जानकार है। थोड़ी देर बाद वो हमसे जुड़ेंगे भी। लेकिन रोज की तरह एक सवाल जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, यानी राष्ट्रवाद में राष्ट्र की राय क्या है, वो सवाल आपके सामने है। क्या न्यू इंडिया में सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए? आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर अलग अलग पोल्स में हिस्सा लेना है और आप लोगों की राय क्या है वो मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा और उसके बाद इस पर चर्चा भी करूंगा। सबसे पहले मैं वकार साहब आपके पास आ जाता हूं और शुरुआत करता हूं। आपकी पार्टी तो सर मुसलमानों की पार्टी है, कैसे देखती है हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान को? कौन से बयान की बात कर रहे हैं? वो तो अक्सर कई एक बयान दिया करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, सारे मदरसे। वो अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए, उनकी गिरती हुई साख को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के भागते हुए वोटर्स को कांटा डाल के फंसाने के लिए और आसाम में धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं है कि वो किसी की धर्म की शिक्षा को बंद कर दें या खोल दें। मैं समझता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। ना वो अच्छे हिंदुस्तानी हैं, ना वो अच्छे नेता हैं, ना वो अच्छे, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। नहीं वकार साहब, ये आप तय नहीं करेंगे ना कि वो अच्छे हिंदुस्तानी हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, नहीं है, वो असम की जनता तय करेगी सर। लेकिन वो बार बार कहते हैं कि मैं ऐसा कहता हूं तो इसके पीछे की वजह है असम में 9 आतंकी मॉड्यूल नष्ट किए गए, 53 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। तो वहां का सीएम तो कहेगा कि ऐसे मदरसों को बंद कर देना चाहिए जहां पर ऐसे लिंक्स मिल रहे हैं। आसाम में सबसे खतरनाक और भयानक जो आतंकवादी थे वो थे उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के। नॉर्थ ईस्ट में जहां से उनकी स्टेट शुरू होती है वहां बोडो है, वहां NSCN है, वहां तमाम नक्सल हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिन पर फिल्में बन गई। नक्सलियों आतंकियों में कोई फर्क नहीं होता आपके हिसाब से? उनके जो जुल्म सितम थे आतंकवादियों, नहीं आपके हिसाब से नक्सलियों आतंकियों में कोई फर्क नहीं होता है? एक भी मुसलमान नहीं था। मैं पूछ रहा हूं आपके हिसाब से नक्सलियों और आतंकियों में फर्क होता है कि नहीं? जितने आतंकवादी नॉर्थ ईस्ट, मैं पूछ रहा हूं आपके हिसाब से नक्सली और आतंकी में फर्क होता है कि नहीं? आपके हिसाब से नक्सली आतंकी में फर्क होता है कि नहीं? आपके हिसाब से होता होगा? आपके हिसाब से है कि नहीं? मैं आपका हिसाब पूछ रहा हूं सर, अपना हिसाब नहीं बताने के लिए बैठा हूं। मुसलमान डॉक्टर है तो वो भी आतंकवादी है। नहीं मैं पूछ रहा हूं आपके हिसाब से नक्सली आतंकी एक है या अलग अलग है? आपके पास जवाब ही नहीं, आप बताएंगे? अरे सर, जवाब देने के लिए आपको बुलाया वकार साहब, मैं जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर, मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। नक्सली आतंकी आपके हिसाब से एक है? हाँ या ना बोल दीजिए। आतंकवादी कह रही है, हाँ या ना बोल दीजिए ना सर। सुनिए, बात सुनिए। अरे बात तो सुनिए, मैंने अब कल भी आपको कहा था, अब फिर आज उल्टी सीधी बोल दूंगा कुछ। नहीं बोल दीजिए ना सर। गौर से, जवाब नहीं होता है तो इंसान उल्टा सीधा ही बोलता है। कहती है भारत की सरकार, सुनिए तो भारत की सरकार बोडो को आतंकवादी कहती है, NSCN को आतंकवादी कहती है और इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस हुए हैं। जिसको भारत की सरकार आतंकवादी कह रही है उसको आप मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जितने टेररिस्ट हैं वो सब के सब हेमंत बिस्वा शर्मा के धर्म के हैं, मुसलमान नहीं है। ठीक, किस मदरसे से पढ़वाया आपने? कौन से मदरसे में पढ़ रहे हैं वो लोग? ठीक बंद कराइए उनके स्कूल। अच्छा, क्यों नहीं बंद कराएंगे आप उनके स्कूल? और जिन मदरसों के लिंक मिले उनका सर? डरते हैं आप? जिन मदरसों के लिंक मिले या फ्रॉड कर रहे हैं? अगस्त 2022 कानपुर,
जैश आतंकी सैफुल्लाह गिरफ्तार हुआ, मदरसा अरबिया कुरानिया में उसने पढ़ाई की थी। मार्च 2022 सहारनपुर देवबंद से इनामुल हक गिरफ्तार हुआ, लश्कर के संपर्क में था। दिसंबर 2020 अलीगढ़ सिमी सदस्य अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार हुआ। 2008 अहमदाबाद धमाकों में शामिल होने का आरोप था। मार्च 2019 सहारनपुर जैश आतंकी शाहनवाज आकिब अहमद गिरफ्तार हुआ। देवबंद का हॉस्टल में कई महीने पढ़ाई की। दिसंबर 2018 अमरोहा 13 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए, ज्यादातर ने देवबंद मदरसों में पढ़ाई की। तो ये मत कहिए कि सर लिंक नहीं मिले। आपसे सिर्फ इतना मैंने सवाल पूछा था कि मदरसों को बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी पार्टी क्या सोचती है, तो आप नक्सली तक चले गए। शुभराज साहब, मैं आपके पास आता हूं। सीधा जवाब असीम वकार के पास नहीं कि मदरसे बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि सारे मदरसे बंद क्यों होने चाहिए भाई? जी राकेश जी, ये बात सच है कि मदरसों को लेकर के जो आपने एक विभेद करने का जो किया वो बहुत जरूरी है। सभी मदरसे बंद होने चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन क्या मदरसों को सरकारी प्रश्रय मिलना चाहिए? क्या मदरसों को सरकारों की सहायता से चलाया जाना चाहिए? इस प्रश्न पर मेरा स्पष्ट मत है कि बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार का पैसा लग रहा है, टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है, तो वो एक सेक्युलर एजुकेशन में जाए। वो सेक्युलर एजुकेशन, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मदरसों के लिए कह रही हूँ, ये संस्कृत विश्वविद्यालय, जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक धर्म की तालीम या एक धर्म को लेकर आगे चल रही हो, उन सब पर गवर्नमेंट जो फंडिंग है वो बंद होनी चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि उनके धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो वो डोनेशंस एक्सेप्ट करें। और ऐसे तमाम, मैं आपको ऐसी तमाम गौशालाओं के बारे में बता सकती हूँ, ऐसे तमाम स्कूल्स के बारे में बता सकती हूँ जहां वैदिक शिक्षा दी जाती है, गवर्नमेंट का प्रश्रय उनको प्राप्त नहीं है, वॉलंटरी डोनेशन पर चल रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज फिर मदरसों पे लागू क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन दो तीन चीजें यहाँ पे कही गई असीम वकार के द्वारा जो बहुत आपत्तिजनक हैं। उन्होंने भावातिरेक में कह दिया कि जो आतंकवादी निकले असम में वो सब हेमंत बिस्व शर्मा के धर्म के थे। हेमंत बिस्व शर्मा का धर्म क्या है असीम वकार? मेरा धर्म क्या है असीम वकार? हम अपने आप को अगर कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो वो एक हम अपनी सांस्कृतिक पहचान बता रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी जाकर के सीना ठोक करके नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस को बोलो कि वो चुप हो जाओ और हम दिखा देते हैं। इस टाइप की भाषा हमारी नहीं है। जब हेमंत बिस्व शर्मा भाषण दे रहे थे, अगर वो असम के चीफ मिनिस्टर के रूप में भाषण दे रहे हैं, तो उनका धर्म केवल और केवल संवैधानिक है। उनका धर्म केवल और केवल असम की जनता के सेवक के रूप में है। इसीलिए आपकी भाषा और आपकी मानसिकता ये दोनों इतनी कुत्सित हो चुकी है कि आप तो बोडो और एनडीएफपी के बीच में फर्क आप नहीं कर पा रहे। बोडो प्रजाति को आपने कह दिया कि आतंकवादी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोडो एक समूह है, जिस समूह की एक अपनी संस्कृति है, उसका अपना कल्चर है, उसकी अपनी नहीं शुभराज साहब, वो असल में दिक्कत इसलिए हो गई कि वकार साहब से मैंने पहले ही पूछा था कि आपकी पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, तो आप लोग कैसे सोचते हैं? सीधा जवाब नहीं दे पाए, चोट कहीं और हुई, दिक्कत कहीं और हो गई। जी उनको चोट होगी, क्योंकि आज तक आप इनसे इस तरह के बिना लाग लपेट वाले सवाल पूछेंगे तो इनको दिक्कत होगी। ये क्यों बोलेंगे कि मदरसों के खिलाफ, ये क्यों बोलेंगे? इनका पूरा वोट बैंक ही वहीं पड़ा हुआ है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर असम के 4 मदरसों से अगर टेररिस्ट लिंक्स निकलते हैं। असीम वकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एआईएमआईएम की कोई शाख असम में नहीं है। एआईएमआईएम की शाख हैदराबाद में है। एआईएमआईएम की शाख जिन प्रदेशों में, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, वो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाने के लिए देश भर में किसी भी हो रहे आतंकी मामले में जिसमें मुसलमान इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ ये स्टैंड नहीं ले सकते। ये समस्या है असीम वकार की। ठीक है, वकार साहब मैं आऊंगा, एक बार सारे मेहमान बोल लें, फिर मैं आपसे ही शुरू करूंगा। असगर खान, अगर ये आरोप लग रहे हैं कि मदरसों से कट्टरता का संदेश जा रहा है, तो बजाय इसके कि ये कहने के कि भाई सभी मदरसों को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ जिन एकाध मदरसों या 10 मदरसों से कट्टरता की बात सामने आ गई, टेरर लिंक आ गए, साहब उनको बंद करिए, कार्रवाई करिए, डिफेंड किया जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब मदरसे की बात करते हैं तो मैं और मेरी सोच किसी तरह भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे कोई भी जुल्म की बात होती हो या किसी को जालिम बनाया जाता हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक मेरी जानकारी है, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का सबक
से शुरू किया नहीं जाता है नहीं असगर और खान, शुरुआत असगर खान, से मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, इंसानियत माफी के साथ रोक रहा हूं, सिखाई जाती है। ये दोनों चाल मत एक- चलिए, एक ये मिनट, दोनों एक बात, ये मिनट, नहीं एक नहीं, आप मिनट, अपनी एक बात मिनट, रखिए सर, पहले- मेरी पहले एक शब्द बात- से ऑब्जेक्शन है, आपको मैं और ज्यादा समय दे दूंगा, आपको और ज्यादा समय मैं दे दूंगा, मुझे एक मैं- लाइन से बस ऑब्जेक्शन है, आई मे बी मैं राइट, देखिए, आई अपनी मे बी बात पूरी कर रॉन्ग, लूं, ये बात मैं आप बोलूं तब उसके तो बाद बात फिर भी उसको- समझ में आती है सर। आप सिरे से काट देना। अब मेरी बात कर रहा हूं, मैं एक सवाल आपसे ही कर रहा हूं। चलिए, जब आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल, कितने बच्चे हैं किसी मदरसे में? 1000 से कम नहीं होते होंगे या सैकड़ों में होंगे, आप- 800, 900, 1000, 2000, 5000। एक बच्चा उसमें से क्यों सीख रहा है भाई? एक बच्चा आतंक क्यों बना? अरे तो ये आप लोग सोचिए ना सर, मैं इसका जवाब कैसे दे दूं? 1000 क्यों? मैं इसका जवाब कैसे दे दूं? दी जाती है किसी का, ये वकार किसी को साहब सोचे, तालीम की अलग ये चीज़ असगर नहीं खान है। सोचे, किसी ये एक कासमी बच्चे को साहब जो सोचे, आतंक में आपको या फिर जो पढ़ाया, मौलाना मदरसे और चलाते हैं वो सोचे सर। इसका जवाब मैं कैसे दे दूंगा? किसी इंस्टीट्यूशन को, या फिर कोई और कैसे दे देगा? विनोद सर बंसल कैसे देंगे? शुभ्रास्ता कैसे देंगी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी को, ना बनारस यूनिवर्सिटी को, ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, ना किसी मदरसे को ठीक। आप ये दोष नहीं दे सकते असगर खान, कि वो आतंकवादी असगर पैदा खान, कर रही है। असगर खान, एक व्यक्तिगत सवाल। वो इंस्टीट्यूशन, असगर खान, एक व्यक्तिगत सवाल। और जिस सुनिए ना जिस शख्स ने ये कहा है ना, हेमंत साहब से आप कहिए। असगर खान, एक व्यक्तिगत सवाल, जी। एक व्यक्तिगत सवाल, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है सर? जी, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है? मैंने खुद मदरसे में पढ़ा शुरुआत में। ठीक है, पढ़ा। शुरुआत मैंने में, बाद में आपने छोड़ दिया मदरसे में मदरसा, बाद में आपने शुरू के मदरसा सालों छोड़ में दिया, मैंने मदरसे में पढ़ा। बाद में मदरसा आपने छोड़ दिया। नहीं, मेरी जब मदरसे की पढ़ाई ठीक, नहीं छोड़ा, जब मदरसे की आपके पढ़ाई बच्चे पूरी कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं छोड़ी, स्कूल की पढ़ाई शुरू, आपके खत्म हो बच्चे गई तो मदरसे स्कूल जा छोड़ रहे के हैं? यूनिवर्सिटी में चले गए, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म हो गई तो प्रोफेशन में आ गए। ठीक ठीक, आपके बच्चे मदरसे जा रहे हैं? जी, आपके बच्चे मदरसे जा रहे हैं? मेरे बच्चे मदरसे शुरू की पढ़ाई पढ़ते हैं, जाते हैं ना? मौलवी साहब उनको पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, मदरसे जाते हैं कि नहीं ये बता दीजिए ना सर, बहुत सीधी सी बात है। तब आप डिफेंड कर रहे हैं तो वो एक लॉजिक होगा। आप जो मदरसे के मौलवी साहब उनको पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, मदरसे कोई जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये मदरसे में पढ़ाते बताइए। हैं। अरे मदरसे अगर जाते हैं कि उनको नहीं? आतंकवाद का वो कोई सबक पढ़ाते मौलवी हो, साहब घर तो पर भी हमें- आकर पढ़ा सकते हैं। मैं अरे पूछ रहा हूँ साहब, मदरसे जाते हैं कि नहीं आपके बच्चे? एक बात बताइए, मदरसा किस आप मदरसा किस चीज को कहते हैं? मदरसा किस चीज को कहते हैं आप? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है मदरसा जाते हैं कि नहीं अगर आपके मदरसे बच्चे? के मौलवी साहब आपके कमरे में पढ़ाते तो वो मदरसा है। आप ये बताइए, आप मदरसा कहते किसको हैं? क्या है मदरसा बताइए? मदरसा अगर किसी जगह भी बैठ के आपके ड्राइंग रूम में आपको पढ़ा दे मदरसे के मौलवी साहब, अरे तो फिर तो मदरसे चलते रहे, बंद हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है असगर खान? तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि आप अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बाकी आपकी ये जो सियासत है वो चलती रहे, और इसीलिए मदरसों के बंद करने का विरोध। लॉजिकल होते हैं, आपके बच्चे भी जा रहे होते तो मैं समझता कि असगर खान कोई स्टैंड ले रहे हैं तो ठीक स्टैंड ले रहे हैं। आप बात लेना चाह रहे हैं, हमें मालूम था क्या? मालूम था तो ताल ठोक कर बोल देते ना कि बच्चों को भी मदरसे में भेजता हूं, इसीलिए चाहता हूं कि बाकी मुस्लिम बच्चे भी मदरसे जाएं। आप चलिए, आप बताइए ना। ठीक है, आपने आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए आपने कहा कभी? करिए उस पर टॉपिक पे बात। में क्या चीज आप करते हैं? आज जेएनयू पर चर्चा हो रही है क्या? कुछ भी आपने कभी कहा है इसे बंद करें? चलिए ठीक है, अंदर हिम्मत नहीं ठीक है सर। नहीं मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए सर, मेरे हिम्मत की तुलना आप नहीं कर सकते ना उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए वो मेरे पर छोड़ दीजिए। मेरे अंदर कितनी हिम्मत है कितनी हिम्मत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए सर। विनोद बंसल, अरे रुक जाइए सर, आप भी कहिए। नहीं हमारे, मैं क्या कहूँ? हमारे पे छोड़, मैं क्या कहूँ भाई? अगर आप अपने में छोड़ रहे तो हमारी भी। मैं क्या छोड़ रहा हूँ? कहिए ना, क्या कहूँ? यहीं से कहिए। आप क्या कहूँ? आप कहिए फिर यहाँ से कि सारी यूनिवर्सिटीज बंद करिए। क्यों बंद कर देनी चाहिए भाई? यूनिवर्सिटी ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज क्यों बंद कर देनी चाहिए? आपने यूनिवर्सिटी में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई होती है क्या? जबरदस्ती आप चाहते हैं पूरा एजुकेशन सिस्टम ठप कर दिया जाए हिंदुस्तान में? नहीं, आप चाहते हैं पूरा एजुकेशन सिस्टम ठप कर दिया जाए? सबसे पहला अरे सर, पहले आप अपने बच्चों को मदरसों में भेजिए अगर आप चाहते हैं कि बाकी मुस्लिम बच्चे भी मदरसे जाएं। ठीक है विनोद बंसल, ये एक तरफा खेल नहीं चलेगा। असगर खान अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, लेकिन चाहेंगे बाकी बच्चे, इनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, बाकी बच्चे ना बने। विनोद बंसल, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए असगर खान, असगर खान रुक जाइए सर। मेरे बच्चे मदरसे की पढ़ाई पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया।
हो गया मैं तो रुका ही अब हुआ जरा हूं। हमें बोलने दो। लेकिन ये कि आप देखिए ये समझ लें, राकेश जी, बात यह है कि कानून इस मान समय के जो नहीं है, जो मानते आप। स्थिति चल रही है, आप जो आपकी कानून डिबेट को में ऐसा मानिए, लगा जैसे कि जो कोर्ट को तो गेस्ट मानिए। हैं उनको एंकर होना चाहिए और एंकर को गेस्ट होना चाहिए। आप देखिए कि ये जब डिबेट में आते हैं तब ये नहीं सोचते कि आखिरकार कोई बुला रहा है तो कम से कम उसकी भी इज्जत की जाए। नहीं, आप देखिए कि ये तो बेसिकली जब कोई प्रश्न पूछो तो काउंटर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्योंकि जवाब नहीं है उनके पास। वास्तविकता ये है कि ये अभी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में ये कहा गया था कि देश के जितने भी ये जो तथाकथित मुसलमान हैं, जो मुसलमानों को एडवोकेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कट्टरपंथ की राह पर धकेलते हैं, उन सब के बच्चे 99% के बच्चे जो है मदरसे में नहीं पढ़ते। 99% के बच्चे जो है या तो बाहर पढ़ते हैं और या फिर विदेशों में पढ़ते हैं। आप देखिए कि आखिरकार ये जो दोहरा चरित्र है ना जी, अब ये अब जब इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन कम से कम सऊदी अरबिया से भी नहीं सीखते। आप देखिए सऊदी अरबिया ने अभी जो है जो बाहर नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया। सऊदी अरबिया ने कहा कि मस्जिदों को लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। सऊदी अरबिया ने कहा कि आप जो ना अंदर मस्जिद के अंदर इफ्तिकार भी नहीं कर सकते आप इसमें, और जो नमाज का है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर एक भी काम हो जाए इनमें से तो है तो मच जाती है। आप मुझे बताइए कि अगर मदरसा में आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, बाकायदा उनको सजा हुई है, उनके बारे में ये चुप्पी छाप लेते हैं, और जब उनको वो कार्रवाई होती है तो उसके बाद बिल बना जाते हैं। आप ये जो दोहरा चरित्र है नहीं, मैं कम से कम ये एक्सेप्ट कर रहा हूं। नहीं विनोद बंसल, लेकिन सारे मदरसों से तो टेरर लिंक नहीं मिलते ना सर, तो इसका मतलब नहीं कि सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए। राकेश जी, मैं कह रहा हूं, देखिए राजनीतिज्ञों को बकार साहब ने कुछ कहा तो मैं समझ में आती है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। लेकिन ये जो वकील साहब बैठे हैं, कम से कम वकील साहब को तो बच्चों के पढ़ाने की बात करनी चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आता कि ये वकालत करके बैठे हैं या मदरसे छाप अभी भी हैं, ये समझ में नहीं आता मेरे को। आखिरकार इनको तो बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए ना। अगर मुख्यमंत्री कहता है कि मैं अपने राज्य के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा, तो आखिरकार उसमें पढ़ाई क्या है? इनको तो तालीम देनी चाहिए। ठीक है लोकेश जिंदल, ठीक है, मैं आता हूँ 1 मिनट। असगर खान, आप बोल रहे थे, विनोद बंसल सुन रहे थे सर, दूसरों के बीच में मत बोला करिए प्लीज। नहीं बिल्कुल दूसरों के बीच में नहीं। लोकेश जिंदल, हेमंता विश्व शर्मा ने यह भी कहा कि आपकी पार्टी तो मुगलों की पार्टी है सर, कानूनी कार्रवाई होनी और शायद हो सकता है कि जो एंटी हिंदू स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसकी एक बड़ी वजह रही हो। ठीक है, रुक जाइए लोकेश जिंदल। देखिए जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी आजकल लोगों को हंसाने में ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं। अभी मदरसा की बात करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि जिस संविधान के तहत वे मुख्यमंत्री है, वही संविधान आर्टिकल 29 और 30 के तहत माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का हक देता है। तो आर्टिकल 30 अगर आप रीड करेंगे, उसमें लिखा है राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लाइक मदरसा। तो हेमंत बिश्व शर्मा साहब जो है वो रेगुलेशन ला सकते हैं, वो एक गवर्निंग बॉडी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन संविधान ने उन्हें ये हक कतई नहीं दिया कि वे पूरी के पूरे मदरसा को एक पैन आसाम बैन लगा देंगे, ऐसा संविधान में लिखित नहीं। दूसरी बात, अब हेमंत बिश्व शर्मा साहब कांग्रेस को मुगल कह देते हैं। खैर, उनको कोई सीरियसली इस देश में अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उस व्यक्ति को जो है काफी सोचना पड़ेगा। नहीं लेता। लोकेश जिंदल क्या बोल रहे हैं आप? इस तरह का दोगलापन। लोकेश जिंदल, यानी आप असम की जनता को कह रहे हैं कि उन्होंने सीरियसली वोट नहीं किया? असम की जनता ने वोट करके सीएम बनाया भाई, तो ये मत कहिए देश में कोई सीरियसली नहीं ले रहा। आपकी बातें अपनी तर्क अपनी जगह हो सकते हैं, तो कुतर्क मत करिए कम से कम। मुझे तो आसाम की जनता के साथ धोखा लगता है कि आसाम की जनता ने इनकी आशाओं के साथ अपने नेता से कंपेयर करेंगे, किसी और से क्यों करेंगे? और वो मुख्यमंत्री असंवैधानिक तरीके से सरकार चला रहा है। अरे ये तो जनता के साथ धोखा है ना। अरे जब आप चयनित होकर आए हो चुनाव के तहत, तो आपका ये दायित्व है कि आप संविधान के तरीके से सरकार चलाए। अच्छा, ये संविधान के तरीके से नहीं चल रही है सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है क्लियरली कहता है कि माइनॉरिटी। मैं काफी साहब का रुख करना चाह रहा था, लेकिन 1 मिनट, आपकी इस आर्टिकल वाली बात पर शुभ रास्ता कुछ कहना चाह रही हैं? आपके इस आर्टिकल वाली बात पर शुभ रास्ता। राकेश जी, मैंने ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारा संविधान बिल्कुल इजाजत देता है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाएं, आप उसको प्रमोट करें, उसको प्रोमलगेट करें, सारी चीजें सही हैं। लेकिन मुझे लोकेश जिंदल जरा बताएं कि उसमें कहां भी ये निहित है कि गवर्नमेंट फंडिंग जाएगी ही मदरसों को?
किसी व्यक्ति की या किसी समूह की वैयक्तिक आजादी को स्टेट स्पॉन्सर से जोड़ देना या उसको ये कह देना कि स्टेट स्पॉन्सर करे उन इंस्टीट्यूशंस को, ये तो तानाशाही है, ये तो कम्युनल तानाशाही है। और ये वही नहीं, लोकेश जी रुकिए अभी आपने 2-3 चीजें बोली हैं जिसका जवाब आपको देना जरूरी है। आपने ये कह दिया कि उनको कोई, हेमंत बिस्वा शर्मा को कोई सीरियसली नहीं लेता। यही दम्भ है ना लोकेश जिंदल, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में सुपड़ा साफ हो गया आपका। दूसरी बार बीजेपी की सरकार चुन करके आई है असम में, और दोनों बार कांग्रेस कमजोर हुई है। ठीक है, आप मुझे बताइए, डेटा पे बात कर लेते हैं। इसके पहले जब असम में ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस की क्या स्थिति थी और भाजपा की क्या स्थिति? शिवराज साहब, मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा। अभी शमूल कासमी साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं इनके पास नहीं जा पाया। लोकेश भाई कुछ बातें उन्होंने कह दी। सर आत्ममंथन करिए ना। ये हेमंता बिस्वा शर्मा पहले आपके साथ थे, क्यों छोड़कर चले गए? क्यों आपका सुपड़ा साफ हो गया? और जब कुछ स्टेट्स में जो अभी इलेक्शन हुए, सर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ये छोटे स्टेट्स हैं, एक चुनाव छोटे स्टेट से गंभीरता से मत लीजिए, छोटे स्टेट से गंभीरता से मत लीजिए, नतीजा है तो ठीक है। कासमी साहब, हाँ मैं आता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल समझ दूंगा। एक मिनट कासमी साहब, माफी के साथ, पहले तो मैं आपके पास काफी देर से आ रहा हूँ। ये मदरसों को लेकर मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं जो बात शुभरास्ता कह रही है कि सारे मदरसे बंद हो जाएं, लेकिन कुछ मदरसों में गड़बड़ियां बात आई, कट्टरता की बात आई, कुछ टेरर लिंक आए, तो उसकी खुलकर आलोचना क्यों नहीं करते? यहां पर लोग डिफेंड क्यों करने लगते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले तो सुभ्राष्टा जी ने जो बात कही है वो बड़ी स्पष्ट बात कही है कि उन्होंने कहा है कि जैसा कि माइनॉरिटी को अपने इदारे बनाने का हक हासिल है, मगर मैं पहले तो ये क्लियर करूं कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा है वो सरकारी एडेड मदरसों की बात कर रहे हैं। जो सरकारी एडेड मदरसे हैं, हाँ, जो उन्हीं पे उनका इख्तियार है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं ये चाहता हूं कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तब्दील हो जाएं। तो मैं तो ये समझता हूं कि आसाम के लोगों को इसका तो स्वागत करना चाहिए कि मदरसों की जो एजुकेशन है, जो हम अपनी धार्मिक एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो तो हम अपने घरों पे भी दे सकते हैं। और मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं बताऊं आपको पांडे जी, 4% बच्चे पढ़ते हैं, बाकी 94% बच्चे तो हमारे अपने हिंदू भाइयों के स्कूलों में जो बनाए हुए उनमें पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में रहा हूं, उसमें हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए एक स्कीम चलाई थी, जो अभी थोड़ा सा उसमें बाधा आई है, मगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा की जो बात है वो तो सिर्फ उनकी इतनी है, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा, वो ये कह रहे हैं मैं ये चाहता हूं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कि हम उन्हें स्कूल और कॉलेज में क्यों ना तब्दील कर दें, यूनिवर्सिटी क्यों ना बनाए। तो आज मुसलमान बच्चों को अगर मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्हें हायर एजुकेशन दी जाए, हम मदरसों में तो अपनी जो दीनी तालीम, जो धार्मिक तालीम हासिल करते हैं, चाहे वो गुरुकुलम हो, चाहे वो मदरसे हो, उसमें तो मां की गोद पहला मदरसा होता है, वहां से हम सिखा सकते हैं। और आज मैं ये समझ सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जिस अंदाज से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से खुशहाली आगे आई है, 60 साल के अंदर मुसलमानों को ऐसा वोट बैंक बना के रखा एक मीडिएटरों के जरिए से, उसी बड़ी पार्टी ने, कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस से छोड़ करके हेमंत बिस्वा शर्मा आकर के आज काम कर रहे हैं कि वो उनके जो नेता थे वो बिस्कुट, चलो हमें उससे तो कोई मतलब नहीं कि वो बिस्कुट कुत्तों को खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम तो इसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस तमाम समस्याओं की जड़ है इस देश के अंदर, उन्होंने सारे हालात पैदा किए, और खास तौर से जो आज मुसलमान हैं, आप जरा ग्रास रूट पे जाइए, जाके देखिए भाई मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं ये बात कह सकता हूं कि मदरसों में किसी में भी एजुकेशन जो दी जाती है वो ईश्वर को प्राप्त करने की दी जाती है, ईश्वर के बंदों के साथ मोहब्बत करने की दी जाती है। अगर कहीं उसके खिलाफ दी जाती है तो उन मदरसों को तो हमें स्वयं बंद करना चाहिए। ठीक, लेकिन ये स्वयं नहीं बंद करते ना, ये इस्लाम से है, ना मुसलमानों से है, और न इस राष्ट्र से होगा। हम वसुधैव कुटुंबकम, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, हमारे दूधो खून के रिश्ते। आज मैं पांडे जी अभी बताऊं कि आज यहां से मैं अभी रामलीला ग्राउंड से आ रहा हूं, जहां मोहन भागवत जी ने यह कहा हमारा डीएनए एक है,
हम एक ही परिवार के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम। आज वहां सामवेद का तर्जमा अनुवाद करने वाला एक मुसलमान है और वहां उसका इनॉग्रेशन करने वाले आज मोहन भागवत जी हैं। तो हमारे तो जो समरसता है समाज की वो ये है। और आज मैं ये बात कह सकता हूं कि तमाम स्टेटों के अंदर बगैर भेदभाव के काम हो रहा है। मैं अभी मैं उत्तराखंड गया तो वहां 3 सिलेंडर हमारे धामी जी ने, जो वहां के पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, ये अलग सरकारी योजनाएं धर्मों का भेद नहीं देखती है। मैं कासमी साहब में आता मैं तो ये चाहूंगा पांडे जी के मुसलमानों को हायर एजुकेशन से जोड़ो, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ो। ये तो कांग्रेस ने 60 साल में काफी काम कर दिया। ठीक है, वकार साहब जो आप बात कह रहे थे अपनी बात पूरी करिएगा। उसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं कि जो बातें कासमी साहब ने कही या असगर खान जिस तरीके से कर रहे हैं, अपने बच्चों को घर पर पढ़ा रहे हैं सर, मौलवी साहब घर पर आकर पढ़ा कर जा रहे हैं, और मदरसे अगर स्कूल या यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं होते तो क्या दिक्कत है? हेलो, क्या ये आपने मुझसे सवाल पूछा है? नहीं, वकार साहब से पूछा है, वो जवाब दे रहे हैं। ये भी तो रहना चाहिए कि मदरसे वो जो एडेड मदरसों की बात कर रहे हैं, वो ना कि प्राइवेट मदरसों की जो अपने तौर से आप चला रहे हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं वो। देखिए, सुनिए, एक होता है कि आप मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, हिंदुओं के बच्चों के एजुकेशन की, अच्छे एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये हिंदू, इसलिए आप चाहते हैं कि बेहतर स्कूल आए और खराब स्कूल जाएं। ये तरीका समझिए, ये मुख्यमंत्री का तरीका हुआ। और एक तरीका होता है कि आप धर्म विशेष के एजुकेशन को, धर्म विशेष के जो खोले गए स्कूल हैं उनमें आप ये कह दिए कि सब 100% आतंकवादी। नहीं, 100% किसने कहा? बंसल जी 100% किसने कहा? के लिए बात बोल रहा हूँ वकार जी, 100% किसने कहा? आसाम में सब मुसलमान आतंकवादी। अरे किसने कहा ये बात? परेश बरुआ बोलने तो दीजिए। परेश बरुआ कौन है? रमन डायमेरी कौन है? सुनील नाथ कौन है? असीम वकार। राजकुमार मेघन कौन है? असीम वकार। ये वाई असीम वकार गूगल मत करिए सर, सबके टेररिस्ट संगठन है। असीम वकार। एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह सोचना चाहिए। असीम वकार किसने कहा 100% मुसलमान आतंकी हैं? वो बता रहे हैं ना। किसने कहा सभी मदरसों से आतंकी निकल गए? मैंने आपको सर 3 आतंकवादियों के, तो देवबंद से आतंकी निकले, उसका क्या कहेंगे? सर बात सुनिए, बात सुनिए। अरे पांडे जी, ये परेशानी आपकी जानते हैं क्या है? इसीलिए तो ये परेशानी आपकी पांडे जी ये है कि आप अगर बात नहीं करने देंगे तो फर्क पड़ना नहीं है। जनता सब समझदार है। सुनिए, अब आप, मैं नाम ले रहा हूं, उल्फा, एचडीएफबी, यूपीडीएस, केएलओ, डीएसडी, केएलएन, एलएफ, केएनवी, आरएनएसएनएफ, केआरएलओ, एचपीसीडी, ये सब वो संगठन हैं जो आसाम में सक्रिय हैं, नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय हैं, और ये सब टेररिस्ट संगठन है। इनके जो आतंकवादी क्या है? नहीं बनने देंगे। सिमी क्या है? आतंकियों को बदतमीज आदमी। सिमी क्या था जिसे बैन किया गया? पीएफआई क्या था? खाली बोला करता है। अरे सिमी और पीएफआई क्या? सिमी और पीएफआई क्या? एक मिनट बंसल जी, असीम वकार के पास शायद बहुत जानकारी है। पीएफआई और सिमी क्या? ये नॉनसेंस को चुप कराइए आप। बताइए। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बातें नहीं। ये सब शब्द मैं इंडोर्स नहीं करता हूं सर अपने शो में। प्लीज अपने शो में नहीं, कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं। असीम वकार, पीएफआई और सिमी क्या? पीएफआई और सिमी क्या? शालीनता एक मिनट चाहिए। पीएफआई और सिमी क्या? इस पर भी आतंकवादी हैं। ठीक, मैं उसको समर्थन नहीं करता। ठीक है, लेकिन ठीक है ना सर। मैं आपको कुछ घटनाएं याद कराता हूं सर, अपने टॉर्च से जरा ज्ञान की रोशनी डाल दीजिए। आपके वकार साहब, आवाज नहीं फूट रही है। अरे सुनिए ना सर, नहीं, बहुत आवाज फूट रही है। अरे सर, हम डिफेंड नहीं करने जाते हैं। सुनिए, हम डिफेंड नहीं करने जाते हैं। कोई हिंदू कल को आतंकी निकल गया था। आप लोग डिफेंड करने आते हैं सर, आप लोग डिफेंड करने आते हैं। मुसलमानों में हो, हम नहीं डिफेंड करने आते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर धन की बात की। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए जरा, जो आपके ज्ञान के टॉर्च की रोशनी है, जो मैंने शुरुआत में बिल्कुल इतने नाम लिए हेमंत विश्व शर्मा को नहीं दिखाई पड़ता है। अरे सुनिए ना सर, हेमंत शर्मा क्या उनके जो पीए और शीए और टीए हैं वो उनको नहीं समझाते हैं? ठीक है। शुभराज आतंकवाद मदरसों से, ठीक की गैंग पीएफआई सिमी पर खुलकर नहीं बोलेंगे। अरे रुक जाइए ना सर, रुक जाइए। मेघन कौन से रुकिए। असीम वकार सुनिए ना सर, ये जो मैंने आपको शुरुआत में, अच्छा असीम वकार, एक मिनट वकार साहब, जो मैंने सवाल पूछा था असगर खान से, अरे सुनिए ना सर, असीम वकार सुनिए ना, जो मैंने सवाल पूछा था असगर खान से, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं।
आपने अपनी पढ़ाई मदरसे में की है या स्कूल में की है? दोनों जगह। अच्छा, आपके बच्चे सर? दोनों जगह। बताइए, आपके बच्चे, आपकी अगली जनरेशन सर? स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती है, उसके लिए अरे आपकी अगली जनरेशन सर, आपकी अगली जनरेशन में भेजते हैं। आपकी अगली जनरेशन कहां पढ़ाई कर रही है? स्कूलों में भेजते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां अब मदरसे ऐसे जहां दुनियावी शिक्षा और धार्मिक शिक्षा एक साथ दी जा रही है। वकार साहब, मैं शुभरास्ता के पास जा रहा था, जानबूझकर रुक गया सर। कि अगर आपकी अगली जनरेशन कहां पढ़ाई कर रही है? तो वैसी बात कीजिए, मदरसों में या स्कूल में? अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बेहतर एजुकेशन ले तो एक मुख्यमंत्री की तरह सोचना और बोलना शुरू कीजिए, एक आतंकवादी की तरह सोचना बोलना मत शुरू कीजिए। नहीं, ये सब ज्ञान और सर्टिफिकेट यहाँ पर मत बांटिए। मैं पूछ रहा हूँ आपकी अगली जनरेशन कहां पढ़ाई कर रही है? असीम वकार, मैं पूछ रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं परेश बरुआ कौन से मदरसे का पढ़ा हुआ था? देखिए बड़ी दिक्कत है शुभ रास्ता बड़ी दिक्कत है। असीम वकार और असगर खान दोनों की अगली जनरेशन जो है वो मदरसों में नहीं जाती है, लेकिन उसके बाद भी मदरसों के लिए चूंकि मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा है तो यहां पर छाती पीटेंगे और ये चाहते हैं कि इनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लेकिन बाकी बच्चे मुस्लिम बच्चे ना बने। शुभ रास्ता। राकेश जी देखिए, ये जो वीडियो इंटरव्यू आप कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें से क्लिप्स काट करके चलाई जाती हैं। तो ये जो असीम वकार ने बोला, उस क्लिप्स के लिए मैं बहुत क्लियरली बोल दूं कि कुछ झूठ बातें बोली गई। किसी ने इस पैनल में, ना तो आपने, ना मैंने, ना बंसल जी ने और ना ही बाद में हिमंत बिस्वा शर्मा ने, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि 100% मदरसों को बंद कर देना चाहिए। तो ये प्रवक्ता कैसे हैं और इनकी कैसी राजनीति है कि ये झूठी और भ्रामक बातें फैला करके अपना वोट बैंक तुष्ट करना चाहते हैं? फिर से कह रही हूं असीम वकार, तो कहिए कि आप नहीं, ये तो कहिए सरेंडर कर गए आप लोग। बोलने देंगे मुझे? अब जवाब नहीं है आपके पास, अब सरेंडर कर गई आप। बोलने देंगे? मैं क्या पूछ रहे हैं आपका? मैं जवाब दूंगा, आप उल्टी सीधी बात बोल रही है। क्या उल्टी सीधी बात करी हो? प्रूव करो कि मैंने कहा है कि आप लोग अब डर गई आप। नहीं, अब आप पकड़े गए ना आप लोग, अब डर गए, अब आप सरेंडर कर गए। मदरसे बंद होने चाहिए। अभी तक तो पूरा मुसलमान ऐसी चिल्ला चिल्ली हो ताकि आप लोगों की अभी तक तो पूरा मुसलमान सब आतंकवादी धाम के लिए अब आए, अब लाइन पर आए, अब 100% की बात नहीं हो रही है। यही मैं चाहता हूँ, यही बात होना चाहिए, ईमानदारी की बात। मदरसे बंद नहीं होने चाहिए तो आप अपने पैसों से मदरसे चलाइए। मैंने पूछा परेश बरुआ और सुनील नाथ और राजकुमार मेघन के मदरसों का नाम बताइए। नौकरी दिलवा करके आप कब एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कीजिए ना। यहाँ बैठ करके बकवास करना और बकवास राजनीति करना बहुत। मैंने पूछा खापलांग के मदरसे का नाम बताइए। खुद जाकर मॉडर्न शिक्षा लेंगे, अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूलों में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी की तालीम देंगे, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन मुसलमान बाकी जो बच्चे हैं वो मदरसों में पढ़े। क्यों भाई? और झूठ बोल देंगे कि लोगों ने कहा 100% मदरसे बंद हो। किसने कहा? किसने कहा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद करने की बात किसी ने की? किसी ने नहीं की। लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होगी। मैं अपने टैक्स का एक पैसा नहीं डालना चाहती। मदरसा नहीं है, मैं अपने गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं डालूंगी मदरसों में। और जिन मदरसों से एक भी आवाज उठी है आतंकवाद की, बंद ही नहीं होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ग्राउंड रेस कर देना चाहिए। और आप जितने नाम दे रहे हैं ना, मैंने उत्तर प्रदेश से आवाज उठाई है पूरे देश में। वन नेशन वन एजुकेशन, मैं आता हूँ, एक राष्ट्र एक शिक्षा की आवाज मैंने उठाई है, आपने नहीं उठाई है। नहीं सर, एक राष्ट्र एक शिक्षा कि गरीब का बच्चा यूपी बोर्ड में पढ़ेगा, अमीर का बच्चा सीबीएसई में बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, आपका बच्चा सर इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा, बाकी मुस्लिमों के बच्चे वो जाकर मदरसे में पढ़ेंगे। शमून कासमी, ये कैसा एग्जांपल सेट कर रहे हैं लोग? सर मैंने तो उत्तर प्रदेश में बैठकर मैं ये समझता हूं कि जो मदरसे हैं, हम लोग इसमें थोड़ा सा गलती कर रहे हैं कि जो मदरसे जो एडेड मदरसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है वो अलग हैं, और जो प्राइवेट है। और दूसरी बात यह कि मदरसों की तालीम तो अमन के लिए है, भाईचारे के लिए होती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर उसमें शामिल हुए हैं जिन्होंने आकर के इन सारी चीजों को बिल्कुल यकसर बदल दिया है, और उन्होंने मुसलमानों के अनपढ़ होने का, उनके अनएजुकेटेड होने का पूरा फायदा उठाया है और वोट बैंक की तरह उन्हें इस्तेमाल किया। वही बात है। आज ये सरकार जो 8 साल से आई है, अब परेशान सारी लॉबी यूं है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है कि जो बगैर भेदभाव के काम कर रहा है, और उनके नेतृत्व में सब लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम हो रहा है। कच्चे मकान अगर गरीब नहीं, वो लॉबी और परेशानी की जो बात आपने कही वो वकार साहब की बातों में दिख रही है।
दिख रही है। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। और ब्रेक के बाद जो हमारा आज का सवाल था कि क्या न्यू इंडिया में सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए, इस पर देश की राय क्या है, राष्ट्र की राय क्या है, वो बताएंगे। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल पर देश की राय क्या है वो आपके सामने रखता हूं। क्या न्यू इंडिया में सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए? 90% लोग कह रहे हैं कि हाँ, 10% लोग कह रहे हैं नहीं। अब बताइए असगर खान साहब, लोगों को लग रहा है जरूरत नहीं मदरसों की? जी देखिए साहब, मैं पहले एक दो सवाल आपसे। नहीं सर, 20 सेकंड है आपके पास, अपनी राय रख दीजिए। पहला सवाल तो यही है कि अच्छा 20 सेकंड में सिर्फ ये है कि पहले ये सवाल पूछा जाए कि मैं एडवोकेट होने के नाते ये बात कह रहा हूं कि जो सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू भी उसमें टेररिस्ट एक्ट में है, जो ट्रायल फेस कर रहे हैं बहुत से। मैं वकील भी हूं कुछ लोगों का। तो मैं कह रहा हूं क्या किसी स्कूल का कोई टेरर कनेक्शन निकल जाए तो उस स्कूल को चलाते रहो? किसी ने कहा क्या? किसी हिंदू ने कहा क्या? ये अजीब दलीलें मत रखा करिए शुभरास्ता। नहीं, अजीब दलीलें मत रखा करिए शुभरास्ता। राष्ट्र की राय ये है कि अगर मदरसों से कट्टरता हो रही है, जिन मदरसों से टेरर लिंक है, वैसे मदरसे चलने नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। और वैसे मदरसों ने कालांतर में कितना बढ़िया काम किया हो, वहां से कितने अच्छे अलुमनाई निकले हो, इन सबको धता बताते हुए एक टेरर लिंक अगर निकल रहा है तो बंद करना चाहिए। और ये बात सिर्फ मदरसों पर ही लागू नहीं होनी चाहिए राकेश जी, ये बात किसी भी उस धार्मिक इंस्टीट्यूशन पर लागू होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है शुभरास्ता, माफी के साथ आपको रोकता हूँ, माफी के साथ रोकता हूँ। ब्रेक का टाइम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।